चलिए बच्चों, नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग डेली लाइफ में यूज होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग डेली लाइफ में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो डेली लाइफ में यूज होने वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको इस चैप्टर में स्टडी किया जाएगा। ठीक, सबसे पहली जो टर्म आती है उसका नाम है एनाल्जेसिक। क्या नाम है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो पेन किलर है, मतलब दर्द को सही करने के लिए दर्द में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एनाल्जेसिक। ये स्पेशली दो तरह के होंगे, नार्कोटिक ड्रग्स एंड नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स में होता क्या है, जैसे अचानक उठने वाले दर्द में ये लिए जाते हैं। ये वो केमिकल कंपाउंड है जो अचानक उठने वाले दर्द में लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि रात के 12 बजे है और किसी बच्चे को स्टोन का पेन हो गया। भाई रात के 12 बजे है और स्टोन का पेन हो गया और बच्चा बहुत तेजी से चिल्ला रहा है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है, तो एकदम तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करता है, डॉक्टर आता है और उसे नार्कोटिक ड्रग्स का इंजेक्शन लगा देता है। नार्कोटिक ड्रग्स क्या है? जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, कोकीन। इन्हें विदाउट डॉक्टर परमिशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि नशे की दवाइयाँ हैं, इन्हें लेने से लत लग जाती है। तो ये हैबिचुअल ड्रग्स हैं। क्या है? हैबिचुअल। इन्हें विदाउट डॉक्टर परमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि ये हैबिचुअल है, इनकी हमें लत लग जाती है, नशे वाली दवाइयाँ हैं। फिर अगला एनाल्जेसिक में आता है नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती हैं? ये वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो दर्द रिलीफ टू पेन, जो दर्द में लिए जाते हैं, लेकिन ये हैबिचुअल नहीं होते। जैसे हमारा स्केलेटन पेन है, ठीक है ना, नॉर्मल जो दर्द चल रहा है उस दर्द में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे उन्हें नॉन नार्कोटिक ड्रग्स कहेंगे। जैसे स्केलेटन पेन, बात क्लियर, ये नॉन हैबिचुअल है। तो एनाल्जेसिक मैंने क्या बताया? एनाल्जेसिक वो केमिकल कंपाउंड है जो पेन में लिए जाते हैं, जो रिलीफ टू पेन करते हैं। दर्द में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? एनाल्जेसिक। इसमें दो तरह के होता है, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक। अचानक उठने वाले दर्द में एक्यूट पेन, पोस्टऑपरेटिव पेन, यानी कि अचानक उठने वाले दर्द में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे उन्हें हम कहेंगे नार्कोटिक ड्रग्स। जैसे टर्मिनल कैंसर है, आदमी चिल्ला रहा है, मरने वाला है और दर्द के मारे चिल्ला रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है? ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे में मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, कोकीन, इन सबके इंजेक्शन लगा देता है। इनसे क्या होता है कि व्यक्ति नशे में आ जाता है और अपने आप को थोड़ा रिलीफ फील करता है। तो ये नार्कोटिक क्या है? नशे वाले केमिकल कंपाउंड्स है, इनको विदाउट डॉक्टर नहीं लेने चाहिए क्योंकि इनकी लत लग जाती है। यानी कि ये नार्कोटिक ड्रग्स क्या है? ये रिलीफ टू पेन करता है बट हैबिचुअल है। और नॉन नार्कोटिक क्या है? जो जैसे स्केलेटन पेन है, जो नॉर्मल दर्द चल रहा है उसमें जो केमिकल कंपाउंड लिए जाते हैं उसे हम कहते हैं नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। क्या कहते हैं? नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। और खास बात क्या है? ये हैबिचुअल नहीं है। नाउ अगला है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक, पायरो मींस होता है टेम्परेचर, लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर। बुखार को उतारने में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे उसे हम कहेंगे एंटीपायरेटिक। इसके एग्जांपल है पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। ध्यान समझिए, एक क्वेश्चन और बन जाता है, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द यूज ऑफ एंटीपायरेटिक, तो ऐसे पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ पैरासीटामोल, तो आपको बताना पड़ेगा पैरासीटामोल इज यूज एज अ एंटीपायरेटिक। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द यूज ऑफ मॉर्फिन, तो आपको लिखना पड़ेगा मॉर्फिन यूज एज अ नार्कोटिक ड्रग्स। ऐसे करेगा व्हाट इज द यूज ऑफ कोडीन, कोडीन यूज एज अ नार्कोटिक ड्रग्स। तो मैंने आपको बता दिया है एनाल्जेसिक क्या है? पेन किलर, अचानक उठने वाले दर्द में जो केमिकल कंपाउंड लेंगे, और ये हैबिचुअल होते हैं और ये नॉन हैबिचुअल होते हैं, स्केलेटन पेन वगैरह उनमें लिए जाते हैं। एंटीपायरेटिक, लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर, बुखार को उतारने में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे उसे हम कहेंगे एंटीपायरेटिक। एग्जांपल है पैरासीटामोल और एस्पिरिन। पूछ लेगा व्हाट इज द यूज ऑफ एस्पिरिन, तो एस्पिरिन यूज एज अ एंटीपायरेटिक। अगला आता है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं? ये वो केमिकल कंपाउंड है, ट्रैंक्विलाइजर क्या है? हमारे वो केमिकल कंपाउंड है जो टेंशन को रिलीव करने में लिए जाते हैं, टेंशन को रिलीव करने में लिए जाते हैं। इसके एग्जांपल है इक्वानिल और एमाइटल। आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इक्वानिल, तो आप बोलेंगे इक्वानिल यूज एज अ ट्रैंक्विलाइजर। टेंशन होगी, स्ट्रेस होगी, एंग्जाइटी होगी, टी फॉर ट्रैंक्विलाइजर, टी फॉर टेंशन। देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ट्रैंक्विलाइजर भी दो तरह के हैं, एक होता है हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर, एक होता है नॉन हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर। अब मैं दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, ठीक, और आज रात तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई, आपके 16 चैप्टर आने हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आता है। भाई आपको 16 चैप्टर आपके आने हैं और आपको सिर्फ कितने चैप्टर आते हैं? आपको सिर्फ एक चैप्टर आता है, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। भाई आप टेंशन में आएंगे नहीं आएंगे? आप टेंशन में आ जाएंगे कि भाई कैसे कैसे एग्जाम होगा, कैसे नहीं होगा। तो ऐसे में टेंशन को रिलीव करने के लिए आप जो केमिकल कंपाउंड लोगे उसे हम कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर।
तो ट्रैंक्विलाइजर मैंने बेसिकली आपको बताया कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक हिप्नोटिक, एक नॉन हिप्नोटिक। हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर वो होते हैं जिनको लेने से टेंशन तो रिलीफ हो जाती है लेकिन नींद आती है। नींद का मतलब ये ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ड्राउजीनेस, मतलब नींद लाते हैं। और नॉन हिप्नोटिक जो होते हैं वो टेंशन तो रिलीफ करेंगे लेकिन नींद नहीं लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपका कल केमिस्ट्री का एग्जाम है, आपको बड़ी टेंशन हो रही है, आपने क्या काम किया, हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर ले लिया टेंशन रिलीफ करने के लिए। जैसे आपने हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर लिया, आपकी टेंशन रिलीफ हो गई क्योंकि आप सो गए। भाई सो जाते हैं तो थोड़ी टेंशन होती है, आपको टेंशन थी, आपने हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर लिया, नहीं थी, आप सो गए। जैसे आप सुबह को उठोगे 1 घंटे बाद आपका एग्जाम है तो आपको हो गई डबल टेंशन। तो ऐसे में आपको हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर नहीं लेना था क्योंकि वो ड्राउजीनेस प्रोड्यूस कर रहा है, उसको लेने से आप सो गए और जैसे आप सुबह उठेंगे तो एग्जाम में आप फेल कर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लेना था नॉन हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर। तो ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, ये वो केमिकल कंपाउंड है जो टेंशन रिलीफ करने में लिए जाते हैं। 2 तरह के बताए, हिप्नोटिक, नॉन हिप्नोटिक। हिप्नोटिक टेंशन रिलीफ करेगा लेकिन खास बात क्या होगी, ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करेगा, नींद लाएगा। और नॉन हिप्नोटिक क्या होगा, नॉन हिप्नोटिक टेंशन रिलीफ करेगा लेकिन ड्राउजीनेस नहीं लाएगा। यानी कि एग्जाम की जो टेंशन है, कल को पेपर होने वाला है, ऐसे में नॉन हिप्नोटिक ट्रैंक्विलाइजर लेंगे ना कि हिप्नोटिक। इसके एग्जाम्पल है इक्वानिल और एमाइटिन। अगला जाता है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या है, जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा हो धूल में जाते ही छींकना शुरू कर देता है, यानी कि जब वो धूल में जाके छींकना शुरू कर देता है तो इसका मतलब उसे धूल से एलर्जी है। तो एलर्जी के ट्रीटमेंट में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे उसे कहते हैं एंटीहिस्टामिन। तो एंटीहिस्टामिन क्या है, एंटीहिस्टामिन वो केमिकल कंपाउंड है जो एलर्जी के ट्रीटमेंट में लिए जाते हैं। एंटीहिस्टामिन क्या है, ये वो केमिकल कंपाउंड है जो एलर्जी के ट्रीटमेंट में लिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीहिस्टामिन। इसका एग्जांपल है ब्रोमोफेनरामाइन। क्या एग्जांपल है इसका एग्जांपल है ब्रोमोफेनरामाइन। कोई दिक्कत नहीं आता, पूछ लेगा व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रोमोफेनरामाइन, तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रोमोफेनरामाइन यूज एज अ एंटीहिस्टामिन। अगला जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती है, जो फर्टिलाइजेशन को रोके। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती है, जो फर्टिलाइजेशन को रोके, यानी कि ये वो केमिकल कंपाउंड है जो कंट्रोल द बर्थ रेट। कंट्रोल द बर्थ रेट का मतलब है जो पॉपुलेशन को रोकने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं उसे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसके एग्जांपल है नोलस्ट्रोल और मीफेप्रिस्टोन। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द यूज ऑफ मीफेप्रिस्टोन, तो इट इज यूज्ड एज अ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। बात क्लियर। अगला जाता है एंटासिड। एंटासिड क्या है, एंटासिड एक वो केमिकल कंपाउंड है जो हमारे स्टमक में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। यानी कि जैसे हमने कुछ खा लिए, समोसे ज्यादा खा लिए तो खट्टी खट्टी डकारें शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे केस में जो हम केमिकल कंपाउंड लेते हैं उन्हें एंटासिड कहते हैं। एंटासिड क्या करते हैं, हमारे स्टमक में पीएच को एक एप्रोप्रिएट लेवल पर मेंटेन रखते हैं। मेरी बात समझे। और इसके एग्जांपल है रेंटिडीन। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द यूज ऑफ रेंटिडीन, तो रेंटिडीन यूज एज अ एंटी एसिड। और भी एग्जांपल है डाइजीन है, तो पूछ लेगा व्हाट इज द यूज ऑफ डाइजीन, तो डाइजीन यूज एज अ एंट एसिड। देखिए कुछ बच्चे पढ़ते लिखते हैं नहीं, उनसे पूछा कई बार एग्जाम में आया कि लिखिए एंट एसिड, तो लिख देते हैं एंट एसिड जो हमारे स्टमक में पीएच को एक एप्रोप्रिएट लेवल पे मेंटेन रखता है। और फिर वो एग्जांपल में लिख देते हैं इनो और कहते हैं 6 सेकंड में असर शुरू। तो ऐसे में क्या होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स में इनो वगैरह नहीं लिखना है, मार्क्स में जो एनसीईआरटी लिख रही है हमें वही लिखना है। तो यानी कि हमें सिंपल सीधी बात है, एग्जाम में हमें क्या लिखना है, रेंटिडीन लिखना है। क्या लिखना है, एग्जाम्पल ऑफ एंट एसिड रेंटिडीन या फिर डाइजीन। ठीक, अच्छा इसके बाद एक बार और रिवीजन मार देते हैं। एनर्जेसिक पेन किलर, ठीक है, वो केमिकल कंपाउंड जो दर्द को सही करते हैं अचानक उठने वाले दर्द में। और हैबिचुअल जो होगा वो नार्कोटिक ड्रग्स। नॉन हैबिचुअल और स्कैटन पेन वगैरह क्या होगा, नॉन नार्कोटिक। बुखार को उतारने में एंटीबायोटिक, टेंशन को रिलीव करने में ट्रैंक्विलाइजर, एलर्जी के ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामिन, और कंट्रोल द बर्थ रेट, फर्टिलाइजेशन को रोकने में एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, और एसिडिटी को हमारे स्टमक में न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड। अच्छा अगला आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, जरा ध्यान समझेंगे। देखिए खास बात क्या, एंटीबायोटिक हमारे, देखो आपने देखा होगा जैसे आपको टाइफाइड हो गया तो ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक इंजेक्शन भर के कूल्हे पे लगा देता है या किसी भी बॉडी के पार्ट पे लगा देगा। तो एंटासिड क्या, अच्छा एंटीबायोटिक क्या होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये इंजेक्शन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बॉडी के एक वाइड रेंज में छोड़ा जाता है, जो कि बॉडी की वाइड रेंज में छोड़ा जाता है, जो कि टॉक्सिक होता है अनदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो सिंपल सीधी बात है, क्या होता है बताइए, एंटीबायोटिक क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि टॉक्सिक होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बॉडी के वाइड रेंज में दिया जाता है, जो कि टॉक्सिक होता है
किसके लिए? अनदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। इनकी सिंपल सीधी बात है, इंजेक्शन जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी पे लगाया जाता है, तो बॉडी के एक वाइड रेंज पे लगा दिया गया जो कि टॉक्सिक है। किसके लिए? अनदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। जैसे टाइफाइड के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंजेक्शन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक कूल्हे पे लगा तो जैसी बात क्या है, वो क्या होगा बताइए? वो क्या है? एक वाइड रेंज पे लगा, क्या करेगा वो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक का काम करेगा। तो सिंपल सीधी बात है, एंटीबायोटिक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बॉडी के एक वाइड रेंज में लगाया जाएगा जो कि टॉक्सिक होगा अनदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। स्पेशली 5 तरह के होते हैं। पहली कैटेगरी में आता है बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। अब सीडल देखिए, ये जो सीडल जो वर्ड है ना, ये सुसाइड से लिया गया है। सुसाइड आपने नाम सुना होगा, तो सुसाइड का मतलब होता है किल होना, तो इसी तरह जो सीडल का मतलब होता है किल करना। बैक्टीरियोसिडल क्या होता है? एक माइक्रो, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, मैंने आपको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिया आपकी बॉडी में, तो जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ये उन्हें किल कर देगा। तो बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होता है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे, उसे कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं उसे? बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किल कर देता है, मार देता है, किसे? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अगला आता है बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक नाम से मुझे पता लग रहा है स्टॉप करना। क्या करना? स्टॉप करना। जैसे मान लीजिए टर्मिनल कैंसर है, कैंसर की दवाई नहीं है, ठीक है, HIV है, अब इनकी दवाइयाँ पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए किसी को कैंसर है, वो 4 दिन बाद मरने वाला है, अगर हम उसे दवाई देंगे, क्या देंगे? दवाई देंगे, तो दवाई देने में क्या होगा? वो 4 दिन की जगह आराम से 4 महीने तक जिएगा। तो बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाता। तो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक ये वो है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो नहीं कर पाता, लेकिन उनकी ग्रोथ को अरेस्ट कर लेता है, इनहिबिट कर लेता है, उनकी ग्रोथ को रोक लेता है। मेरी बात समझे? जैसे आप देखिए इस टाइम जो लॉकडाउन लगा हुआ है, वो किस लिए लगा हुआ है? वो एक तरह का बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक की तरह है, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन खोल देंगे तो कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलेगा, और लॉकडाउन में क्या है? उसकी ग्रोथ को हमने रोक दिया है। जो उसके केस डबल होते हैं, अगर हम लोग लॉकडाउन खोल देंगे तो बहुत जल्दी उसके केस डबल हो जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण क्या है? उसकी ग्रोथ को हमने रोक लिया है। तो इसी तरह से कोई कैंसर का पेशेंट है, मान लीजिए वो 4 दिन बाद मरने वाला है, लेकिन उसे दवाइयाँ देंगे तो उसे 4 महीने तक जिया सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक क्या होता है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है, जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार तो नहीं पाता, लेकिन उनकी ग्रोथ को रोक लेता है। बात क्लियर? फिर अगला आ जाता है एक कैटेगरी और, लिमिटिंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इनके बारे में बता देता हूँ। लिमिटिंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी को एक डिजीज है, मान लीजिए किसी को सिर्फ खांसी है, तो उसे सिंगल डिजीज है, तो ऐसे में जो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ा जाएगा उसके अंदर, वो क्या होगा? लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो सिंगल डिजीज, एक डिजीज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया जाता है, उसे हम कहेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। किसी को 2-4 बीमारियां हो, जैसे आपको फीवर है, टाइफाइड के साथ आपको खांसी है, नजला है, जुकाम है, और भी 2-4 बीमारी है, तो ऐसे में आएगा नैरो नाम से पता चल रहा है 2-4 बीमारियों में, 2-4 बीमारियां अगर एक साथ आ जाएं, तो 2-4 बीमारियों में जो केमिकल कंपाउंड दिए जाते हैं उसे कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और सिंगल डिजीज में जो दिया जाएगा लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब मान लीजिए कोई 60 साल के ऊपर उसकी एज है, अब 60 साल के ऊपर जो एज होती है, इस तरह से हम समझते हैं वो बीमारियों का घर है, क्योंकि उसे डायबिटीज भी हो सकती है, ठीक है जी, अस्थमा भी हो सकता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? बीमारियों का घर। मान लीजिए किसी को एक साथ बहुत सारी बीमारियां, 10-15 बीमारियां एक साथ है, तो ऐसे में क्या करेंगे? उसे जो एंटीबायोटिक दिया जाएगा वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाएगा। तो नाम से ये लिमिटेड मतलब सिंगल डिजीज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया जाएगा, नैरो मतलब 2-4 बीमारियों में, उसे बहुत सारी बीमारियां होंगी तो उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाएगा। मेरी बात समझे? तो एक तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे मुझे सिर्फ खांसी है तो इसे लिमिटेड देकर छोड़ देंगे, 2-4 बीमारियां हैं, बुखार भी है, खांसी भी है, जुकाम भी है, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मुझे देकर छोड़ देंगे। और अगर मैं कह रहा हूँ मेरी 60 साल पार है, मुझे अस्थमा भी है, डायबिटीज भी है, 2-4 बीमारियां और हैं, उसके साथ मुझे फीवर आ गया है, तो इसका मतलब क्या मुझे लगेगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बात क्लियर ना? इतनी चीज क्लियर हो गई? तो ये मैंने आपको बता दिया। एक बार और देखेंगे, ये क्या है? पेन किलर। बात है 2 तरह के लिए, हैबिचुअल और अचानक उठने वाले दर्द में क्या है? नार्कोटिक। मेरी बात समझिए? और नॉन हैबिचुअल स्कैल्टन पेन वगैरह में नॉन नार्कोटिक, बुखार को उतारने में एंटीबायोटिक, टेंशन रिलीफ करने में ट्रैंक्विलाइजर, एलर्जी के ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामिन, कंट्रोल द बर्थ रेट, फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स,
और पीएच को अप्रोप्रिएट लेवल पर हमारे स्टमक में मेंटेन करने के लिए एंटीबायोटिक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी की वाइड रेंज में छोड़ा जाता है जो कि टॉक्सिक होता है अनदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। बैक्टीरियोसिडल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, बैक्टीरियोस्टेटिक किल नहीं कर पाएगा, उनकी ग्रोथ को रोक देगा। किसी को एक डिजीज है तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, 2-4 बीमारी है तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कब लगेगा जब बीमारियों का घर है, बहुत सारी बीमारियां हैं। बात क्लियर। अगला जाता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, एग्जाम में भी आ जाएगा। और डिफरेंस बताइए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या है, ध्यान समझेंगे। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में आपको बता दूं, एंटीसेप्टिक वो जो सेप्टिक को रोके, एंटीसेप्टिक वो जो सेप्टिक को रोके। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मैं कहीं जा रहा था और चलते चलते मैं बाइक से गिर गया और मेरे यहाँ पे खरोच लग गई, छिल गया, चोट लग गई, तो मैं क्या करूंगा, डेटॉल या सेवलॉन अपनी चोट पे लगा लूंगा, तो वो क्या है एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है लिविंग टिश्यू पर से। लिविंग मतलब मैं तो लिविंग हूं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा कहां से, लिविंग टिश्यू पर से। अब देखो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर रहा है और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर रहा है, यानी कि एंटीबायोटिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और एंटीसेप्टिक भी। तो दोनों में फर्क क्या है, ये इंटरनली, एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर छोड़ा जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा बॉडी के अंदर, और एंटीसेप्टिक क्या है, मैं गिर गया, मेरे छिल गया, तो मैंने डेटॉल जो लगाई, मैंने पी नहीं है डेटॉल, ना मेरे डेटॉल का इंजेक्शन लगा, तो मेरे क्या डेटॉल जो है यहाँ छिल गया तो मैंने रुई ली, फोया भिगोया और यहाँ से अपने लगा लिया। तो एंटीसेप्टिक क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो करेगा लेकिन वो एक्सटर्नली करेगा, वाउंड पे से करेगा, चोट पे से करेगा, खरोच पे से करेगा। तो ये बकायदा बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है और ये बॉडी के बाहर चोट वगैरह पे लगाया जाता है। तो एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है कहां से, लिविंग टिश्यू पर से। अब है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा लेकिन नॉन लिविंग टिश्यू पर से, नॉन लिविंग टिश्यू पर से। नॉन लिविंग क्या होता है, जैसे फ्लोरवाश, झाड़ू पोछा लगाते हो तो पोछा लगाते हो तो फिनाइल उसमें डाल देते हो, तो जो फिनाइल आप डालते हो डिसइंफेक्टेंट है। तो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा फर्श के ऊपर से, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से। मेरी बात समझे, जैसे लाइजोल हो गया, लिख मत देना एग्जांपल लाइजोल, ठीक। तो डिसइंफेक्टेंट क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या है, ये वो केमिकल कंपाउंड है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है नॉन लिविंग टिश्यू पर से, और ये लिविंग टिश्यू पर से, मतलब ये बॉडी पर यूज होता है, ये झाड़ू पोछा लगाने के काम में आता है। अब एंटीसेप्टिक में एक एग्जांपल है टिंचर ऑफ आयोडीन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आजकल तुम्हें पता है कोरोना वायरस के बाद 2 दिन हो गए ठेका खुले हुए, तो ऐसे में क्या होता है लोग बाग ठेका जब पहुंचेंगे, ठेके में जब जाएंगे तो मौसम खरीदेंगे, दारू अल्कोहल खरीदेंगे, और जब अल्कोहल को पियेंगे तो ज्यादा अल्कोहल पीने के कारण टांगे रगड़ाएंगी और आदमी गिरेगा तो चोट भी लगेगी। तो होता क्या है कि अल्कोहल वाटर मिक्सचर के अंदर 2 से 3% आयोडीन मिला दी जाती है जो कि एज एंटीसेप्टिक वर्क करती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने मौसम बनाया, मौसम बनाने के बाद ज्यादा मौसम बनाया और मौसम बनाने के बाद अगर वो गिर गया, गिरने के बाद उसके खरोच लग गई, तो जब उसे खरोच लगेगी तो जो मौसम हाथ में ले रहा है, जो अल्कोहल हाथ में ले रहा है, उसी को अपनी चोट पे लगा लेगा, और चोट पे लगाना वो बहुत ही बेहतर है क्योंकि वो वर्क करता है एज एंटीसेप्टिक, और इसे कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो पूछ लेगा व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन, तो आपको बोलना पड़ेगा अल्कोहल वाटर मिक्सचर के अंदर 2 से 3% आयोडीन होती है। अल्कोहल वाटर मिक्सचर के अंदर 2 से 3% आयोडीन होती है विच यूज एज अ एंटीसेप्टिक। तो पूछेगा व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन, तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, मैंने बता दिया। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, अल्कोहल वाटर मिक्सचर के अंदर 2 से 3% आयोडीन होती है जो कि यूज होती है एज अ एंटीसेप्टिक। अब एक और चीज है, बायथाइनल सोप में क्यों ऐड होता है। देखिए बायथाइनल सोप में क्यों ऐड होता है, बायथाइनल एक सोप के अंदर, साबुन के अंदर डाला जाता है क्योंकि ये ना एंटीसेप्टिक वर्क करता है। आपसे पूछेगा बायथाइनल सोप में क्यों ऐड होता है, तो आप लिखेंगे विच इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या था, मैंने बता दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा कहां से, बाउंड पे से, चोट पे से। टिंचर ऑफ आयोडीन, अल्कोहल वाटर मिक्सचर के अंदर 2 से 3% आयोडीन होती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। बायोडीन जो कि यूज होता है, विच यूज एज अ एंटीसेप्टिक। बायथाइनल सोप में क्यों ऐड होता है, बायथाइनल सोप में इसलिए ऐड होता है क्योंकि, बताइए बायथाइनल सोप में क्यों रहता है, क्योंकि बायथाइनल विच यूज एज अ एंटीसेप्टिक। अब एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों तरह यूज होता हो। कहेगा एक ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज होता हो। तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे आप। 0.2% फिनोल यूज एज अ 0.2% फिनोल यूज एज अ एंटीसेप्टिक, ये थोड़ी गलती हो गई बच्चे, है ना, एंटीसेप्टिक।
और 1% फिनोल यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक, अब यह ध्यान समझेंगे। तो पूछेगा, ऐसे पूछेगा, पैट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि एक ऐसा एग्जांपल लिखो जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज होता हो। तो 0.2% फिनोल यूज एज एंटीसेप्टिक और 1% फिनोल यूज एज डिसइंफेक्टेंट। तो यानी कि आपको एक बात ध्यान रखिए, जैसे जो फिनाइल होता है ना, फिनाइल वो डिसइंफेक्टेंट है, तो फिनाइल क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, उसमें 1% फिनोल होता है। मेरी बात समझे। अब ऐसा नहीं है कि उस फिनाइल, आपने फिनाइल लिया, वो 1% सोल्यूशन है किसका, फिनोल का, उसमें पानी मिलाया और 0.2% कर लिया, भाई पानी लगे कंसंट्रेशन कम हो जाती है ना। तो आपका जो घर में फिनाइल यूज होता है उसमें पानी अगर आप मिला दोगे तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे बॉडी पे लगा लिया, क्योंकि भाई साहब वो जो एंटीसेप्टिक है वो प्योर है और डिसइंफेक्टेंट वो इम्प्योर है। मेरी बात समझ गए। तो सिंपल सीधी बात पूछेगा आपसे, ऐसा एक एग्जांपल बताओ जो कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज होता हो। तो 0.2% फिनोल यूज एज एंटीसेप्टिक और 1% फिनोल यूज एज डिसइंफेक्टेंट। तो सिंपल सीधी बात है, एंटीसेप्टिक जो सेप्टिक को रोके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, वाउंड वगैरह से, चोट वगैरह पे से। टिंचर ऑफ आयोडीन, अल्कोहल वाटर मिक्सचर के अंदर 2 से 3% आयोडीन होती है, विच यूज एज एंटीसेप्टिक। बायोथेनॉल सोप में क्यों ऐड होता है, क्योंकि ये ऐसा एंटीसेप्टिक वर्क करता है। डिसइंफेक्टेंट मैंने क्या बताया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, कहां से, नॉन लिविंग टिश्यू पर से। और एक पैट क्वेश्चन आता है क्या कि एक ऐसा एग्जांपल लिखो जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज होता हो। तो 0.2% फिनोल यूज एज एंटीसेप्टिक और 1% फिनोल यूज एज डिसइंफेक्टेंट। बात क्लियर। अगला आ जाता है फूड प्रिजर्वेटिव। क्या जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, एंटीसेप्टिक में एक क्वेश्चन है डिटॉल के कॉन्स्टिट्यूट क्या है, तो इसके 2 कॉन्स्टिट्यूट हैं, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। बात क्लियर, वो आपको याद कर लेनी है। उसके बाद आता है फूड प्रिजर्वेटिव। अगर फूड प्रिजर्वेटिव की अगर मैं बात करूं तो पूछेगा फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, खाने को स्पॉइलेज से बचाने के लिए, खाने को खराब होने से बचाने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं उसे हम फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। जैसे अंकल चिप्स में नाइट्रोजन गैस। बात क्लियर। और जो अचार वगैरह बनाते हैं उसमें नमक, NaCl या फिर ऑयल। आपसे पूछ लेगा एक मोस्ट कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव का नाम लिखो, सिंपल कह देगा, 1 नंबर में देगा कि एक मोस्ट कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव का नाम लिखो, तो उसका नाम है टेबल सॉल्ट, NaCl, नमक। जितने ज्यादातर फूड प्रिजर्वेटिव में नमक डलता है, जैसे अचार में नमक डलेगा। मेरी बात समझे। तो नमक क्या है, एक फूड प्रिजर्वेटिव है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फूड प्रिजर्वेटिव कौन है, वो है नमक, NaCl, टेबल सॉल्ट कहते हैं उसे। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, खाने को स्पॉइलेज से बचाने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। एक चीज और समझ लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट। खाना खराब होने से बचाने के लिए ना, देखिए फूड प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, खाने को स्पॉइलेज से बचाने के लिए, देखो खाने में ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। जैसे आप आटा मल करके यहाँ रख दो और आराम से 15-16 घंटे बाद देखेंगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ गई। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, माइक्रो खाने की फूड मटेरियल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको बढ़ने नहीं देता है। यानी खाने को स्पॉइलेज से बचाने के लिए, खाने को खराब होने से बचाने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज होंगे उन्हें फूड प्रिजर्वेटिव कहेंगे। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट समझ लीजिए यहाँ पर। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, खाने को स्पॉइलेज से बचाने के लिए ड्यू टू एयर, एयर के कारण भी खाना खराब होता है। हमारा जो फूड मटेरियल है वो एयर के कारण खराब होता है, तो एयर की वजह से खाने को खराब होने से बचाने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज किए जाएंगे उसे एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, खाने को स्पॉइलेज से बचाने के लिए, खाने को खराब होने से बचाने के लिए ड्यू टू एयर। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, वो केमिकल कंपाउंड जो खाने को खराब होने से बचाते हैं ड्यू टू एयर, उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एग्जांपल BHT और BHA। ठीक। अगला आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। भाई साहब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उन्हें चीनी खाना मना होता है, और जब वो चीनी नहीं खाएंगे तो उनके खाने में मीठापन नहीं आएगा, और खाने में मीठापन नहीं आएगा तो आप सोच सकते हो बगैर मीठे के लाइफ बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। ऐसे में क्या करते हैं वो लोग, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि उसमें एग्जाम में आएगा व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट यूज करते हैं केन शुगर की जगह पर, केन शुगर की जगह पर खाने में स्वीट टेस्ट लाने के लिए। देखिए डायबिटीज के पेशेंट को चीनी खाना मना होता है, इंसुलिन का चक्कर है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए उस पर मैं बात नहीं करूंगा। ठीक। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है कि डायबिटीज के पेशेंट को खाने में मीठापन लाने के लिए
केन शुगर की जगह पर जो केमिकल कंपाउंड यूज होंगे उन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनर कहेंगे। एग्जांपल सैकरीन, एस्पार्टेम, एरिटेन और सुक्रालोज। अब देखिए सैकरीन क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। आपने वो देखा होगा कि एक बर्फ वाला आता है और वो बर्फ घिसता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है उसमें एक तिल्ली लगा देता है बांस की और फिर बाहर निकालता है ऐसे करके और फिर लाल नीले पीले हरे रंग डाल देता है, वो आपकी आइसक्रीम बन जाती है जिसे हम कहते हैं गोला। तो जो लाल नीले पीले हरे कलर डाल रहा है उन लाल नीले पीले हरे कलर को हम लोग सैकरीन कहते हैं। बात क्लियर? अच्छा, ये चीनी से ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि चीनी से ज़्यादा मीठे होते हैं। जैसे एरिटेन चीनी से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अब देखिए कई बार ऐसे जाता है राइट द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब बच्चा पढ़ता तो है नहीं, वो टीवी का एग्जांपल लिख देता है, लिख देगा शुगर फ्री नेचुरा विद बिपाशा बसु है। तो भाई साहब ये सब नहीं चलेंगे, ये तो एक कंपनी का नाम हो गया। आपको जो एग्जांपल लिखने हैं सिर्फ वही लिखने हैं जो एनसीईआरटी में आएंगे। ऐसे पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ सैकरीन, तो सैकरीन यूज द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। व्हाट इज द यूज ऑफ एस्पार्टेम, एस्पार्टेम यूज एज द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है कि ये वो केमिकल कंपाउंड है जो खाने में स्वीट टेस्ट लाने के लिए डायबिटीज पेशेंट को केन शुगर की जगह पर यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। बात है चीनी से ज्यादा महंगे है, एस्पार्टेम चीनी के एक दाने से 100 गुना ज्यादा मीठा है। अब देखिए इस पर ना एक क्वेश्चन बन जाता है एस्पार्टेम में, ऐसे कह देगा एस्पार्टेम सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम में ही क्यों यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक आइसक्रीम में ही क्यों यूज होता है, आपसे ये पूछ लेगा। देखिए चीनी को मैं तवे पर रख के गर्म करूं तो अब वो चीनी राख बन जाएगी और जब उसे टेस्ट करूंगा तो मीठापन नहीं आएगा, राख टाइप मुंह में आएगी। इसी तरह से जो एस्पार्टेम होता है ना वो कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। अगर मैं चाय में एस्पार्टेम डाल दूं तो मीठा नहीं करेगा, राख टाइप की मुंह में आएगी। तो एस्पार्टेम कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, इसलिए एस्पार्टेम को सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम में यूज करते हैं, लो टेम्परेचर वाली चीजों पे यूज करते हैं। तो पूछ लेगा एस्पार्टेम को लो टेम्परेचर, एस्पार्टेम सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक में ही क्यों यूज होता है, क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, इस वजह से। अगला जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, अब देखिए हमारे कोर्स में कीमोथेरेपी सिर्फ डिफाइन है। अब बच्चा क्या है उससे पूछ लो कीमोथेरेपी, पढ़ेगा है नहीं और युवराज सिंह की कहानियां लिखनी शुरू कर देगा। तो कीमो मतलब होता है केमिकल, ध्यान से समझिए, कीमो मतलब क्या होता है केमिकल, और थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। केमिकल के थ्रू जो ट्रीटमेंट होगा उसे हम लोग कहेंगे कीमोथेरेपी। तो केमिकल के थ्रू जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। फटाफट एक रिवीजन दे देता हूँ। एनाल्जेसिक वो केमिकल कंपाउंड जो रिलीव टू पेन, जो दर्द में लिए जाएंगे। दो तरह के होते हैं, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक। अचानक उठने वाले दर्द में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे, ध्यान समझिएगा, हैबिचुअल होता है विदाउट डॉक्टर परमिशन नहीं लेंगे, और जो नॉन हैबिचुअल है स्केलेटल पेन वगैरह उसमें जो लिए जाएंगे नॉन नार्कोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर, बुखार को उतारने में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे एंटीबायोटिक। टैंक्यूलाइजर, टेंशन को रिलीव करने में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाते हैं। एंटीहिस्टामिन, एलर्जी के ट्रीटमेंट में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे। एंटासिड, हमारे स्टमक में पीएच को एक एप्रोप्रिएट लेवल में मेंटेन करने के लिए, यानी कि एंटासिड क्या है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे। एंटीबायोटिक, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में छोड़ा जाएगा वाइड रेंज पर जो कि टॉक्सिक होगा अनदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। बैक्टीरियोसाइड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। बैक्टीरियोस्टैटिक उनकी ग्रोथ, उनको किल तो नहीं कर पाएगा लेकिन उनकी ग्रोथ को रोक लेगा। स्टैटिक मतलब स्टॉप, रोक देना। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, किसी को एक बीमारी है, मान लीजिए मुझे सिर्फ खांसी है, तो खांसी में जो केमिकल कंपाउंड लिए जाएंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सिंगल डिजीज में जो लिए जाएंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम। नैरो, 2-4 बीमारियों में जो लिए जाएंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और बीमारियों घर बहुत सारी बीमारियां एक साथ तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाएगा। एंटीसेप्टिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा चोट पर से, जैसे डेटॉल वगैरह, सैवलॉन वगैरह चोट पे लगाए जाते हैं। तो एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा लिविंग टिश्यू पर से। डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा नॉन लिविंग टिश्यू पर से, जैसे पोछा लगाने में फिनाइल यूज होता है वो। टिंचर ऑफ आयोडीन, अल्कोहल वाटर मिक्सचर के अंदर 2 से 3% आयोडीन होती है विच इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक। बायोथायोल सोप में क्यों ऐड होता है, क्यों होता है, क्योंकि बायोथायोल यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक। पूछ लेगा कि ऐसा एग्जांपल लिखो जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह यूज हो, तो 0.2% फिनॉल यूज एज एंटीसेप्टिक, 1% फिनॉल यूज एज डिसइंफेक्टेंट। फूड प्रिजर्वेटिव, खाने को स्पॉइलर से बचाने के लिए जो केमिकल कंपाउंड यूज होंगे। एंटीऑक्सीडेंट,
खाने को स्पॉइल से बचाने के लिए ड्यू टू एयर, उसे कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनर, डायबिटीज के पेशेंट को खाने में स्वीट टेस्ट लाने के लिए केन शुगर की जगह पर जो केमिकल कंपाउंड यूज होंगे। कीमोथेरेपी, कीमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, केमिकल के थ्रू जो ट्रीटमेंट होगा कीमोथेरेपी। एस्पार्टेम सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक में क्यों यूज होता है? क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। बात क्लियर यहाँ तक?